बारिश अचानक तेज हो गई थी। प्रयागराज जंक्शन का प्लेटफार्म नंबर 3 की भीड़ में लोग इधर उधर भाग रहे थे, पानी की बूंदों से बचने के लिए। लाउड स्पीकर की कर्कश आवाज, ट्रेन की सीटी और भागती भीड़ के बीच एक बूढ़ी औरत अपने कांपते हाथों से किसी अनजान बच्चे को किनारे खींच रही थी। उसका पल्लू पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन उसने बच्चे के माथे पर हाथ रखकर पूछा, चोट तो नहीं लगी बेटा? बच्चा डरा हुआ था, आंखों में डर और चुप्पी दोनों थे। दादी ने उसे उसकी मां तक पहुंचाया और खुद दीवार से टिक कर लंबी सांस ली। तभी एक नवयुवक सूटकेस खींचता हुआ कोच से उतरता दिखा। आंखों में लंबे सफर की थकान थी और जैसे ही उसने अपनी दादी को देखा, वो ठिठक गया और दादी शब्द उसके होठों से निकला, मानो वर्षों का बंधन टूट गया हो। सावित्री देवी ने पहले अनदेखा किया, लेकिन जब उन्होंने चेहरा उठाया, उनकी धुंधली आंखों में पहचान की चमक गौंध गई। अदिति ने भागकर उसके सामने खड़े होकर कहा, दादी, आप यहाँ किस हाल में हैं? सावित्री देवी ने धीरे से मुस्कुराया, तू आया है ना बेटा, अब डरेंगे नहीं। अदिति ने उनके भीगे हाथों को अपने गाल से लगाया। थोड़ी दूरी पर उनके दादा जगदीश प्रसाद लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे, माथे पर कपड़ा बांधे, दांत दबाए, खांसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। अदिति ने देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने झुककर उनके पांव छूते हुए बोला, दादा, आप सच में यहाँ हैं? जगदीश प्रसाद ने कांपते हाथ से उसका सिर सहलाया। बेटा, तू आ गया। बरसात थोड़ी थमी, लेकिन आदित्य के भीतर सवालों की बौछार तेज थी। आप दोनों तीर्थ पर थे। पापा कहते थे वहाँ नेटवर्क नहीं है और आप यहाँ हैं। उसकी आंखों में उलझन और आक्रोश दोनों तैर रहे थे। सावित्री ने चारों ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, चल बेटा, स्टेशन मास्टर के दफ्तर के पीछे एक खाली बरामदा है, वही बैठकर बात करेंगे। बरामदे में पहुंचते ही आदित्य ने अपने दादा के कंधे पर जैकेट डाल दिया और बोला, अब सच सच बताइए, आपको किसने यहाँ छोड़ा? शब्द गले में अटक गया। उसे याद आया लंदन मेडिकल यूनिवर्सिटी का वो कॉरिडोर, जहाँ उसने वीडियो कॉल पर आखिरी बार अपने पापा अजय को कहते सुना था, तुम लौटोगे तो सब मिलकर हरिद्वार चलेंगे। सावित्री देवी ने थैला खोला। अंदर सूखे चने, एक स्टील की कटोरी और पुरानी शॉल थे। आदित्य की फटी हुई शॉल देखकर आंखें भर आई। यह वही शॉल थी जो उसने सालों पहले दादी को जन्मदिन पर दी थी। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, हम लोग हरिद्वार नहीं गए थे, हमें यहाँ छोड़ दिया गया था। आदित्य ने कहा, किसने छोड़ा? आदित्य की आवाज कांप गई। बरामदे की रोशनी टिमटिमा रही थी। बाहर प्लेटफार्म पर अनाउंसमेंट की आवाज आई, ट्रेन संख्या आने में 5 मिनट लेट है। जगदीश ने धीमे स्वर में कहा, कहानी लंबी है बेटा, इसमें एक रेलवे टिकट, एक झूठा वादा और बहुत सारी चुप्पियां हैं। आदित्य ने गहरी सांस ली। उसने मोबाइल निकाला, पापा अजय का नंबर देखा, लेकिन इस बार कॉल नहीं किया। उसने कहा, अब पापा को सबक मिलेगा। जैसे उन्होंने हमें छोड़ा, वैसे ही सावित्री देवी ने हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा, हमें बस अपना घर और सम्मान चाहिए। आदित्य ने सिर झुकाकर कहा, दादी, आपका सम्मान मैं दिलाऊंगा, चाहे जो भी करना पड़े। जगदीश ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, हमारे पास अब बहुत वक्त नहीं है, बीमारी बढ़ रही है, लेकिन अगर तू हमें फिर से अपने परिवार से जोड़ पाए, यही हमारी आखिरी ख्वाहिश होगी। आदित्य ने ठान लिया, सुबह ही पापा अजय और माँ रश्मि से सामना होगा। अब खेल उनके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से होगा। रात भर आदित्य दादा दादी के पास बैठा रहा। सावित्री नींद में बड़बड़ाती रही, आदित्य, हम डरेंगे नहीं। सुबह की पहली किरण के साथ आदित्य ने दादा दादी को सुरक्षित धर्मशाला में छोड़ा और सीधे अपने माता पिता के घर की ओर निकल पड़ा। दरवाजा खटखटाया। रश्मि खुशी से बोली, अरे बेटा, तू आ गया, अंदर आ। आदित्य ने ठंडी नजर से कहा, अंदर तो जाऊंगा माँ, पहले यह बताइए दादी दादा कहाँ हैं? रश्मि का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। उसने कहा, तीर्थ पर गए हैं। उसने झूठ बोला। पिछले दरवाजे से अजय बाहर आया, क्या बकवास कर रहा है तू? तेरी दादी दादा तीर्थ पर हैं। आदित्य ने बीच में टोक दिया, झूठ मत बोलिए, मैंने उन्हें अपने आंखों से स्टेशन पर देखा है, पूरा प्लेटफार्म गवाह है। आदित्य की आवाज में गुस्सा और ठहराव था।
आदित्य गुस्से से भरी आवाज में बोला, मेरी पढ़ाई का हवाला मत दीजिए। हमारे लिए दादा दादी ने अपनी जवानी और पेंशन को ठुकरा दिया। आप लोग सिर्फ हमें बोझ समझते रहे। पड़ोसियों ने फुसफुसाया, सच बोल रहा है आदित्य, हमने देखा है। आदित्य ने कहा, अब खेल बदल चुका है। या तो आप दोनों माफी मांगेंगे और दादा दादी को घर लाएंगे, या मैं आपको उसी प्लेटफॉर्म पर छोड़ दूंगा जहां आपने उन्हें छोड़ा। अजय और रश्मि कुछ कह नहीं पाए। अगली सुबह आदित्य ने दादा दादी को धर्मशाला से उठाया और नगर भवन की ओर चल पड़ा। वहां वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह चल रहा था। आदित्य ने आयोजकों से कहा, यह दो लोग ऐसे बुजुर्ग हैं इनका सम्मान होना चाहिए। इन्हें अपनों ने ही धोखा दिया। आयोजकों ने कहा, इनको जरूर सम्मान मिलेगा। मंच पर आते ही सावित्री देवी और जगदीश प्रसाद का नाम पुकारा गया। पूरा हॉल तौलियों से गूंज उठा। आदित्य ने कहा, यह सिर्फ उनका सम्मान नहीं, यह समाज का सम्मान है। फिर प्रोजेक्टर चालू हुआ। स्क्रीन पर वही तस्वीरें। सावित्री देवी स्टेशन पर बच्चों को संभालती, जगदीश प्रसाद टूटी कुर्सी पर बैठा खांसता। पूरा सभागार सन्न रह गया। आदित्य ने कहा, यह मेरे दादा दादी हैं और इन्हें यह अपमान इसलिए सहना पड़ा क्योंकि उनके अपने बेटे ने उन्हें अस्पताल के बहाने दिल्ली में छोड़ दिया। हाँ वही बेटा, मेरा पापा अजय है। अजय और रश्मि शर्मिंदा होकर मंच पर आए। अजय ने माइक लिया, आवाज टूट रही थी। हाँ मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। स्वार्थ और लालच में अंधा हो गया। आज मुझे शर्म महसूस हो रही है। रश्मि फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य ने मंच से कहा, यह सिर्फ मेरे परिवार की कहानी नहीं, यह हर उस घर की कहानी है जहाँ बुजुर्गों को बोझ समझा जाता है। आइए संकल्प लें, आज से किसी भी घर में दादा दादी या माँ बाप पराये नहीं होंगे। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। मीडिया ने आदित्य की तारीफ की। आदित्य ने सेवा सदन की नींव रखी। उसका नाम रखा सावित्री जगदीश सेवा सदन। बुजुर्ग आए, युवा जुड़ने लगे। रसोई, भजन, कहानियां, हंसी खुशी हर दिन होने लगा। आदित्य ने फ्री मेडिकल कैंप शुरू किया। बुजुर्गों की जांच और दवाइयां उपलब्ध कराई। उनका अकेलापन हंसी में बदल गया। अजय और रश्मि अब धीरे धीरे सेवा में शामिल हुए। बुजुर्गों को खाना परोसते, साफ सफाई करते। उनके अपराध बोध को आदित्य ने कर्म में बदल दिया। आदित्य ने कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। सेवा सदन पूरे प्रदेश में खुले ताकि कोई बुजुर्ग अकेला न रहे। जगदीश और सावित्री की आंखों में गर्व और खुशी थी। समाज में बदलाव आया। लोग कहने लगे, आज भी ऐसे बेटे हैं जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। आदित्य की पहल ने समाज में नई सोच जगाई। बुजुर्ग आशीर्वाद है, बोझ नहीं। और इस तरह आदित्य ने न सिर्फ अपने दादा दादी को सम्मान दिलाया बल्कि पूरे समाज के लिए मिसाल कायम की। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।